नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं बीके साहू और आज का जो टॉपिक है वो है उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें, यहाँ पर पेपर में आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि उत्कृष्ट गैसें अर्थात समूह 18 के तत्व। समूह 18 में कौन आता है? हमारे पास हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, है ना। तो ये सब समूह 18 के तत्व हैं। और क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि समूह 18 के जो तत्व है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता आदि के आधार पर समझाइए समूह 18 के तत्वों को, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे या तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि समूह 18 के तत्वों को निम्नलिखित बिंदु के आधार पर समझाइए। तो निम्नलिखित बिंदु के आधार पर समझाइए मतलब कुछ बिंदु दिए रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए रहेंगे, घनत्व रहेंगे, गलनांक विलेयता जो भी है वो दिए रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि आप उत्कृष्ट गैस से आ जाता है तो आप घबरा जाते हो। तो अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, दुर्लभ गैस है ना। और इन सब के नाम एक ही है, बस आपको ये समझना है कि कौन कौन से अक्रिय गैस हैं, ठीक है, समूह 18 के तत्व। तो इसका शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका कैसा होता है? तो पहले मैं बताता हूँ हीलियम का परमाणु क्रमांक अपने पास 2 है और नियान का 10, आर्गन का 18 और क्रिप्टॉन का 36, जिनान का 54 और रेडान का 86। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि उत्कृष्ट गैसें किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्यों नहीं लेता है। तो इसका एकदम शॉर्टकट उत्तर है कि उत्कृष्ट गैसों के जो बाह्यतम कोष होते हैं, देखिए आप तो जानते हो के कोष, एल कोष, एम कोष और एन कोष होता है, ठीक है। तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, इसमें 8, इसमें 18, इसमें कितना है 32, ठीक है। ये नियम ऐसा भी चलता है 2, 8, 8, 18, 32, ये सब आप बताने की जरूरत नहीं है, 11वीं में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर बाह्यतम कोष में आ जाए ये वाला है एल कोष में आ जाए, किसी भी तत्व का परमाणु का बाह्यतम कोष एल ये वाला है और उसके में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्थायी हो गया, अब किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा। सेम एसोसिएशन होता है किसमें? समूह 18 के तत्व में। अब देखिए तीसरा कोष है 18 इलेक्ट्रॉन, है ना, और मान लीजिए उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा। तो इस तरह से समूह 18 के जो तत्व होते हैं उसके जो बाह्यतम कोष में उसमें ना जो संयोजी कोष होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? पूर्ण रूप से क्या होते हैं? भरे होते हैं, पूर्ण पूरित होते हैं, इसलिए वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ओके, चलिए, तो हमारा पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ओके। अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, दुर्लभ गैस आदि नामों से भी जाना जा सकता है। निष्क्रिय गैस भी कह सकते हैं, है ना, अक्रिय गैस भी कह सकते हैं ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस समूह के सभी तत्व रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके संयोजी कोष पूर्ण होते हैं, अभी मैंने बताया, ठीक है। अक्रिय गैसों में हीलियम को छोड़कर सभी के परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्यों? 2 में भी स्थायी है ना, ये याद रखिएगा, क्योंकि के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है के कोष में, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी स्थायी है, ठीक है। तो किसको छोड़कर? हीलियम को छोड़कर सभी परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाऊंगा सबका। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। इस समूह में हीलियम के संयोजी कोष का विन्यास 1s² होता है, 1s2 होता है, तथा अन्य तत्वों का संयोजी कोष विन्यास ns2 np6। देखिए यहाँ पर आप जानते हो कि s में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, आप तो जानते हो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, sp, d, f। s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन, d में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन, f में कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन, ये सब आप जानते हो, है ना। तो अगर इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्थायी है, p में 6 है तो स्थायी है, d में 10 है तो स्थायी है, f में 14 है तो स्थायी है, ठीक है। तो इसके देखिए ns2 होता है, ठीक है, और np6 है, n मतलब यह है कोषों की संख्या अपने पास, ठीक है। तो np6 और 6 होता है किसमें? p कक्षक में, है ना। तो मतलब ये क्या होता है? ये अपने आप में क्या होता है? स्थायी होता है। तो इसका जो तत्व है उसका संयोजी कोष विन्यास क्या होता है? ns² np6 होता है। इतना लिखना है आपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पॉइंट में, है ना। ओके, अब हम लोग चलते हैं हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो हीलियम क्या है? 1s², यही से खत्म हो गया, ये है कि नहीं। यहाँ पर 1s² इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक। इसको 10 को देखें तो 1s², मैं स्क्वायर बोलता हूँ ना, यहाँ पर 1s2 2s2 ऐसा बोलते हैं। अब अपना बचपन से ऐसा आदत पड़ गया है ना। तो 1s², 2s², 2p
6 ये हो गया। तो 6 4 कितना हो गया 10, ये कंप्लीट हो गया। मतलब इसके बाह्यतम कोष देखिए, कोष क्या है, ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये भी दूसरा कोष है, ठीक है। तो दोनों कोष है, तो दोनों में कोष को मिलाएंगे तो 6 2 कितना हो गया 8। बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन बताया था मैंने 8, और 8 में क्या होता है, ये स्थायी होता है, ठीक है। उसी तरह आर्गन का देख लीजिए था, आर्गन का होता है अपने पास है, अच्छा बोरबरी की ताश भी लिख सकते हो आप लोग ना, 2 और 8 ऐसे करके, ठीक है। 2 8 18 32, लेकिन मैं आप लोग के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1s² 2s², 2p6, 3s², 3p6। इसके भैया इसके s² और p6 आया, s² और p6 है, ये भी कंप्लीट है, ठीक है। 36 में देखेंगे तो 1s², 2s², 2p6, 3s², ये सब आप लोग जानते हो यार, ठीक है। 3p6, 3d10, ये आप लोग नियम देख लीजिएगा, आप अपने आप बनता जाएगा, ठीक है। और 4s² और 4p6 है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, मैं ये नियम से नहीं लिख रहा हूँ इसको, यहाँ देखो ये नियम से कैसा होता है, 1s², 2s², 2p6 ये होता है, 3s² 3p6 है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका आता है 4s आता है, 3d नहीं आता है पहले, ठीक है। आप लोग के नियम के आधार पर जाएंगे तो, है ना, 4s², उसके बाद 3d10 आएगा, ठीक है। 3d10 के बाद 4p6 ऐसा आता है आप लोग के नियम, लेकिन मैंने आपको लाइन से बता दिया आपको, ठीक है। ओके, चलो मैं सबको अब के नियम के आधार पर ही जाऊंगा, ठीक है। तो ज़ीनान है 54, 54 में कितना है अपने पास है, कहाँ तक जाएगा ये देखिए, ज़ीनान में आपका 1s², 2s², 2p6, 3s² और 3p6, अब आ जाएगा 4s, 4s², 3d10, 3d के बाद 4p6 और 5s², 4p हो गया ना, अब 4d, 4d10, 4d10, अब थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, देखो 6 4 10 2 12 6 18 19, 6 4 10 2 12 6 18 19 20 10 30 36 37 38 38 10 48, अभी और 54 में और जाएंगे आगे, ठीक है। 4d 4d10, तो अब हम लोग 5s हो गया क्या, तो 5p 6 54 हो गया, पूरा 54 हो गया, ठीक है। ओके, उसी तरह इसमें भी चले जाना भाई, है ना, फिर इतना लंबा कहाँ जाते रहूँगा मैं, है ना। तो 1s², चलो चल रहा है 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d10, 4p, यहाँ से देख रहा हूँ ना, 4p, 5s², 4d10, 5p6, ये हो गया आपका 54 तक तो हो गया, है ना। ये अपने पास है 5p, है ना, 5p, 5p के बाद p जस्ट आता है, उसका s आ जाता है, तो 6s², 4f, 4f, f में कितना होता है 14, ठीक है। तो 5p तक 54 हो गया, 55 56 56 10 66 66 4 70, है ना। 4f के बाद हमारे पास 5p आ गया, तो 5d आ गया यहाँ पर, 5d, 5d में कितना होता है आपके पास 10 होता है, ठीक है। 5d के बाद 6s के बाद 6p, और p में कितना कितना टर्न हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 70 हो गया था ना, 80, अरे 86 कंप्लीट, यहाँ से क्लियर है। तो ये आप अब नियम समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से निकालना आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। चलिए आगे हम लोग दूसरा नंबर के पॉइंट में चलते हैं, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या है, किसी भी विलगित गैसीय अवस्था में विलगित परमाणु के किसी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसका आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब ये एंट्रोपी क्या है देखिए, तो इस समूह के तत्वों के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अब शुरू में बताया था मैंने, ठीक है, जो संतृप्त अवस्था में होते हैं, अर्थात आयनन ऊर्जा बहुत उच्च होती है। अब देखिए ये हमारे पास कोष है, पहले कोष दूसरा कोष, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8। तो अगर फिक्स इलेक्ट्रॉन है तो इस कोष में से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक और क्या होते हैं आकर्षित होते हैं, ये जकड़ के रखता है नाभिक इसको, ठीक है। अब चलो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ दूसरा नंबर, देखो एक कोष में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें इसके 1 और 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ आ जाए इसके पास, है ना। इसके पास पूरा 8 का 8 है, इसके पास 3 है, तो इसके बीच जो आकर्षण लगेगा उसमें
बहुत कम आकर्षण रहेगा, क्योंकि 3 जने ही इसके पास, 3 जने आकर्षित होगा किसकी ओर, नाभिक की ओर। और यहाँ पर 8 जने आकर्षित होगा, मतलब नाभिक की ओर ज़्यादा आकर्षण रहेगा, मतलब इनका इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और इनका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और जो अक्रिय गैस होते हैं उसमें से क्या होता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कहा जाए उसके जो बाह्यतम कोश है वो अच्छी तरह से स्थायी होता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, उच्च होता है। क्लियर है। तो इस समूह के तत्वों के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संतृप्त अवस्था में होते हैं, है ना। कौन सी अवस्था में होते हैं, संतृप्त अवस्था में होते हैं, और अर्थात इसका आयनन ऊर्जा बहुत उच्च होता है। क्लियर है। आयनन ऊर्जा बहुत उच्च होता है। इस समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो देखो और क्या होगा, कोष क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि से आयनन ऊर्जा में कमी होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, आयनन ऊर्जा में कमी कैसे होगा, देखो पहले वाला मान लीजिए 2 कोष है ना, चलो 3 3 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक। अब ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो यहाँ तक 8 तक ही सीमित है ना, इस वाले कोष में, दूसरे वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 9वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो तीसरे कोष में चला जाएगा या चौथे कोष में इधर उधर चला जाएगा। ठीक है। तो कोष में चला जाएगा मतलब इसकी कोषों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 1 और 2 कोष में आकार छोटा रहेगा और 3 कोष में आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब आकार बड़ा हो जाएगा तो नाभिक है और बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन हैं उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये नाभिक है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, नाभिक ना, और इलेक्ट्रॉन इसकी दूरी क्या थी, कम थी, तो अच्छा से जकड़ के रखा था किसको, इलेक्ट्रॉनों को। तो इसको निकालना क्या था, थोड़ा सा मुश्किल था, तो अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती थी। तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता था, उच्च होता था। अब यहाँ पर थोड़ा दूर में है, हालांकि यहाँ पर भले ही वो क्या है, पूरी तरह से स्थायी है, उसका जो क्या बोलते हैं 18 टन चाहिए तो 18 ही है इसमें मान जाए। ठीक है। 32 टन चाहिए तो 32 ही है, लेकिन नाभिक से उसकी दूरी क्या हो गई है, दूर हो गई है, तो इसको निकालने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, आवर्त सारणी में नीचे की ओर जाने पर, नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इसके आकार भी बढ़ता है, और आकार जब बढ़ता है तो देख लीजिए आकार बढ़ेगा मतलब नाभिक और बाह्यतम कोष में बचे इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हो गया आपका आयनन एंथैल्पी। चलिए आगे आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना, विद्युत ऋणात्मकता नहीं बोल रहा हूँ, है ना, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बात ही नहीं करेंगे इसमें। ठीक है। किसमें, उत्कृष्ट गैस वाले में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बात करेंगे। ठीक है। जब कोई तत्व है, वहाँ मान लीजिए कोई तत्व है, तत्व का परमाणु है, वो परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसमें कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है, और ऊर्जा विमुक्त होती है। ऊर्जा विमुक्त होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है। एकदम नॉर्मल भाषा में, है ना, वैसे तो उसका एकदम डिफिकल्ट भाषा है, उसका डिफिकल्ट परिभाषा है ना। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, देखिए उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होते हैं, ये तो पहले जान जाएंगे हम लोग। यह माना जाता है कि अन्य सभी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण या दान कर उत्कृष्ट गैसों जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। अन्य तत्व मतलब जो आवर्त सारणी में जितने भी तत्व है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर या त्याग कर, जैसे कि मान जाए क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होता है, 17 परमाणु क्रमांक, 2 8 और ये 7, तो क्या करता है वो एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है ताकि इसमें कितना हो जाए, 8। ठीक है। और 8 में थोड़ा स्थायी होता है ना, आपको पता है ना, आप ये मत समझना 2 8 18 32 में ही स्थायी होता है। ठीक है। 2 8 और ये 8 में भी स्थायी होगा, ये तीसरा चौथा वाला भी 8 में भी थोड़ा स्थायी हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इसमें 18 है तो भी स्थायी हो जाएगा, इसमें 18 है तो स्थायी होगा ही होगा, 8 होगा तो भी स्थायी होगा, इसमें 32 है तो स्थायी होगा ही होगा, 18 में भी स्थायी होगा, 8 में भी स्थायी होगा। ठीक है। यहाँ तक 4 में भी स्थायी हो सकता है, क्यों, अगर अर्धोपरीत हो तो। ठीक है। लेकिन हम 4 की बात अभी नहीं करेंगे, इस जगह कर सकते हैं 4 की बात, है ना। तो ये सब है, तो कोई ना कोई जितने भी तत्व है इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं या तो लेना चाहते हैं, और क्या करते हैं, इस उत्कृष्ट गैसों की तरह व्यवहार करना चाहते हैं। ठीक, इसी को बोला जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होते हैं, ये क्लियर हो गया। यह माना जाता है कि अन्य सभी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण या दान कर उत्कृष्ट गैसों जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। इस प्रकार उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। अब भाई मैंने बताया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसमें माइनस चार्ज आएगा और ऊर्जा मुक्त होगी। अब इसमें खुद इसके पास फूल का फूल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है बाबा, है ना। ठीक है। तो क्या करेगा, ग्रहण थोड़ी करेगा। तो क्या होता है, इस प्रकार उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, इस कारण इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है।
क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता मतलब क्या होता है कि किसी भी, मान लीजिए यहाँ पर दो हमारे पास परमाणु हैं, है ना, यहाँ पर दो तत्व है और दो तत्व के बीच क्या पर यहाँ पर एक बॉन्ड है, बॉन्ड, और बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को या इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो गुण है उसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। लेकिन ये उत्कृष्ट गैस है भाई, इसमें खुद इसके पास पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों खींचेगा उस इलेक्ट्रॉन को, इसलिए हम लोग यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक के बारे में नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना। आगे आता है चौथा नंबर का आता है, वो है धनात्मक घनत्व, गलनांक, क्वथनांक। तो ये एकदम छोटी छोटी बात है ना, इसको हम लोग लिखने भी नहीं। देखिए, उत्कृष्ट गैसों के ये सभी भौतिक गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। एक लाइन में ये बोल दिया, तो ये सबका डिटेल हो गया। कैसे बताऊं, देखो, घनत्व, तो घनत्व क्या डिटेल करोगे आप कि उत्कृष्ट गैसों में आवर्त सारणी में जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो उसके घनत्व में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। गलनांक के बारे में बात करते हैं। आवर्त सारणी में जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो उसके गलनांक में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। क्वथनांक, आवर्त सारणी में अगर परमाणु क्रमांक की वृद्धि होती है तो क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। बस यही तो है यार, ठीक है। तो इसको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आता है लास्ट आपका विलेयता। वैसे तो गलन की एंथैल्पी है, चारकोल का शोषण और बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर विलेयता में थोड़ा बहुत समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो जो उत्कृष्ट गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं, है ना, जो उत्कृष्ट गैस हैं वो जल में, किसमें, जल में क्या है, अल्प विलेय है ना। और इनकी विलेयता समूह में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे मतलब हीलियम से होते होते आएंगे, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती हैं। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो उसकी जो विलेयता है क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों, सीधी बात यह है यार कि ऊपर से जाएंगे तो ना क्या होता है कि परमाणु का आकार बढ़ता जाता है और बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के बीच की क्या दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है, जिसके बाद ये ज़्यादा स्थायी नहीं हो पाता है। हालांकि हमारा जो उत्कृष्ट गैस पूरी तरह स्थायी होता है, लेकिन क्या होता है कि जब परमाणु का आकार बढ़ने से ना नाभिक और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होती है, थोड़ा से बढ़ जाती है। इसलिए इसके फलस्वरूप हम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ भी क्रिया करवाना हो आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्कृष्ट गैसों के कुछ टॉपिक्स। कल हम लोग पढ़ेंगे उत्कृष्ट गैस है उस उत्कृष्ट गैस के यौगिक, ठीक है। एक्चुअली आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि उत्कृष्ट गैस कभी यौगिक नहीं बनाता है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे एक्सपर्ट हैं, है ना, ठीक है। तो जिस एक वैज्ञानिक का नाम है नील बार्टलेट, उसने शुरू किया था, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, बाय।